दोस्तों, अब तक आप लोग ने लैंगिक प्रजनन पढ़ लिया। किसमें? वनस्पतियों में, पौधों में। आज बारी है लैंगिक प्रजनन मनुष्यों में कैसे होता है, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान कैसे होते हैं और प्रक्रिया कैसे होती है, ये आज हमको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, इसे हम दो खंडों में पढ़ेंगे। पहला है मानवीय प्रजनन का नर जननांग सिस्टम क्या है और मादा जननांग सिस्टम क्या है, उसके लिए हमें अलग अलग करके इसको पढ़ना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मानवीय जो पुरुष जनन संस्थान होता है वो वृषण और विभिन्न नलिकाओं ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। क्या समझे? मानव पुरुष प्रजनन संस्थान यह वृषण और विभिन्न वाहिनियां और नलिकाओं द्वारा मिल करके बना होता है। ये वृषण क्या होता है? वृषण जो है मानव के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अब फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो आकृति है ये पूरा ये आकृति ये वृषण की है। ठीक है, ये दोनों तरफ ये पेयर पाए जाते हैं। ये वृषण है, ये मनुष्य के उदर गुहा के बाहर होता है। अब इसी वृषण के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें? इसमें अनगिनत शुक्र, इसके अंदर अनगिनत शुक्र नलिकाएं होती हैं। उसमें पाई जाने वाली जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री, आपने इसको पढ़ चुका है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पहला प्रश्न आपका ये मिल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। और वृषण कहाँ होता है? उदर गुहा के बाहर होता है। अब एक प्रश्न आप बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर ले आता है कि जो मनुष्य में वृषण है ये उदर गुहा के बाहर ही क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता? इसका उत्तर देखिए आप, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म्स का निर्माण वृषण में होता है और स्पर्म के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और आप जानते होंगे हमारे शरीर के जो बाहर का टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम होता है, मतलब उधर गुहा के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर शुक्राणुओं के निर्माण में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये जो वृषण होते हैं उधर गुहा के बाहर होते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं। इस वृषण के अंदर ढेर सारी क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और शुक्र जनन नलिका में जनन उपकला होती है, जर्मिनल एपिथेलियल। और उसी जर्मिनल एपिथेलियल में जनन उपकला में बारंबार विभाजन होता है, कोशिकीय विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप आगे देखेंगे शुक्राणुओं का निर्माण हो जाने के बाद में होता क्या है। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं। कहाँ? आगे भेजे जाते हैं। अब इनको आगे भेजे जाने की प्रक्रिया में आप बताऊं कैसे कैसे जाते हैं, आप ध्यान सुनिए इसको। निर्माण हो जाने के पश्चात क्या होता है, ये शुक्राणु जो हैं आते हैं वृषण जालिका में। किसमें? वृषण जालिका, नाम याद रखना। सबसे पहले वृषण जालिका में आएंगे। वृषण जालिका से आगे जब बढ़ेंगे ये जाएंगे अपवाहिनी, इसके अंदर ये ध्यान दो, अपवाहिनी वेस्ट एफरेंस। अब अपवाहिनी के बाद ऊपर देखिए, ये एक निशान आप बना हुआ, बना के मैं दे रहा हूँ निशान आपको, ये अलग कलर से देता हूँ, आप पहचान जाएंगे। ऊपर जो ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ऊपर जो एक आच्छादित लेयर है, इसे कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडमिस। अपवाहिनी के बाद ये शुक्राणु आते हैं अधिवृषण में, और अधिवृषण के बाद में ये आप एक नली देख रहे हैं, वाहिका देख रहे हैं, इसको कहते हैं शुक्र नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र नलिका, वेस्ट फ्रेंच। शुक्र नलिका से होते हुए ये शुक्राणु कहाँ पहुँचेंगे? स्खलन वाहिनी में जाएंगे। ये है स्खलन वाहिनी। ठीक है, ये लाइन देखा, ये स्खलन वाहिनी है। यहाँ पर स्खलन वाहिनी में आएंगे। स्खलन वाहिनी के द्वारा के बाद में इसे बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट।
आते हैं जनन मूत्र नलिका में। ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर। अब आप इतना समझ गए। और उनका संग्रह होता है शुक्राशय में। ठीक, शुक्राणुओं का संग्रह शुक्राशय में होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, आपने देख लिया शुक्राणु जो है वृषण के अंदर बन करके कहाँ आ गए, जनन मूत्र वाहिनी में आते हैं। अब ये शुक्राशय का श्रावण हाथ होता है स्खलन नलिका में। स्खलन नलिका ये है स्खलन नलिका, एजेकुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये नलिका, ये स्खलन नलिका में आ जाता है। अब यहीं पर एक काम और होता है, आप देख रहे हैं ये एक मिनट आपको बताऊं मैं। यह एक आपका है कौन सा, ये जो ग्रंथि ना, ये दोनों तरफ, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक स्राव होता है और साथ साथ में काउपर ग्रंथि, यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये देखिए काउपर ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि से एक स्राव होता है और वह स्राव आता है मूत्र जनन नलिका में। ध्यान देना, मूत्र जनन नलिका में। और मूत्र जनन नलिका में ही इनका संयुग्मन, इनका मेल होता है किससे, शुक्राणुओं से। ठीक है, मूत्र जनन नलिका में इनका मिलाप होता है शुक्राणुओं से, और शुक्राणुओं से मिलाप होता है तो वहाँ बनता है वीर्य। याद रखना, फिर तो ध्यान सुनना। मूत्र जनन नलिका में प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि से स्राव होता है और शुक्राशय का स्राव स्खलन ग्रंथि से होता है। ये आपस में मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। अब वीर्य का निर्माण हो जाने के बाद में ये जो है ये मूत्र जनन वाहिनी के द्वारा आते हैं, आगे आते हैं और आगे आकर के ये बाहर, ये वीर्य जो है बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया पुरुष जननांग। ठीक है ना, पुरुष जननांग हो गया है। और इसके काम कैसे करते हैं इसको आपने डिटेल में देख लिया। ओके, अब आगे हम आपको और आगे बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे लिख कर दिखाऊंगा कैसे आपका ये होता है। थैंक यू। तो दोस्तों, अब तक आप लोग देख रहे थे फिगर में कि नर जननांग कि कौन कौन से पार्ट है, कैसे काम करता है। फिगर में देखने के बाद में एक बार हम इसको कंक्लूड करेंगे। इस आपके जो डायग्राम है, वेब डायग्राम है, इसको आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप बनाइए। अच्छा तो होगा आप अपने हाथ से अपने कॉपी पे एक पेज बना लेंगे, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ना। पूरा हम नर जननांग के बारे में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको भी मिल जाएगी एक वेब डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं वृषण। वृषण क्या, टेस्टिस क्या है। ये जो वृषण होता है ना, वृषण जो है नर जननांग का ये बाहरी भाग है, ये उदर गुहा के बाहर होता है। अब ये उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि वृषण में ही निर्माण होता है शुक्राणुओं का। किसका, शुक्राणु का, स्पंज का। और स्पंज के निर्माण के लिए तापमान की आवश्यकता, कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते होंगे आपके शरीर की जो बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का जो टेम्परेचर है उसके बीच 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की का अंतर पाया जाता है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। उधर गुहा के अंदर जो टेम्परेचर होता है उधर गुहा के बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर में इसमें जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने वृषण को उदर गुहा के बाहर अवस्थित कर दिया। ठीक है, अब ये उदर गुहा में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है और वो शुक्राणु वीर्य तक कैसे परिवर्तित होते, कैसे पहुंचते हैं, शिश्न के बाहर कैसे जाते हैं, इस छोटे से वेब डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक, देखिए वृषण में होता है अनेकों की संख्या में शुक्र जनन नलिका। क्या होती है, शुक्र जनन नलिका होती है। कहां होती है, वृषण के अंदर। ध्यान रखना, वृषण के अंदर तमाम शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और उन शुक्र जनन नलिकाओं की जो उपकला होती है, एपिडर्मिस होती है, लेयर होती है, उस जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस आपने पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में।
मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बात समझोगे? बात समझ में ना? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? आप मोटे तौर पे क्या बोलेंगे? वृषण में, ठीक ना? कैसे होता है? वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका होती है और शुक्र जनन नलिका को जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो जनन उपकला स्तर होता है, उसमें बारंबार अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसी विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब जब ये शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो इनका गमन आगे होता है। वो वृषण से निकल करके शिश्न तक कैसे आएंगे, वो प्रक्रिया आप यहां देखिए। शुक्राणुओं का निर्माण हो जाने के पश्चात में उनका आगे गमन होता है, आगे धकेले जाते हैं। कहां धकेले जाते हैं? वृषण जालिका में। ये वृषण में एक पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा हुआ है, उसे कहते हैं वृषण जालिका। शुक्राणु आएंगे वृषण जालिका में। वृषण जालिका के बाद उनका गमन होता है अपवाहिनी में। अपवाहिनी से आते हैं अधिवृषण में। अधिवृषण आपने देखा होगा, फिगर में याद आ रहा होगा ना? फिगर अच्छे समझ लीजिएगा। आते हैं अधिवृषण में। अधिवृषण के पश्चात उनका गमन माने वृषण के बाहर आ जाते हैं। अधिवृषण के बाद में जब आगे बढ़ेंगे वो शुक्राणु कहां आ जाएंगे? बाहर। कहां बाहर आएंगे? जो नलिका है उसे क्या बोलते हैं? शुक्र नलिका। बात समझ में? शुक्र नलिका से आगे की तरफ वो धक्का दिए जाते हैं, धकेले जाते हैं। आते हैं कहां? स्खलन वाहिनी में। कहां आते हैं? स्खलन वाहिनी में। ध्यान देना, स्खलन वाहिनी के पास में शुक्राशय है। शुक्राशय में ही शुक्राणुओं का संचय होता है। अब स्खलन वाहिनी से इनका प्रवेश आगे कहां होता है? जनन मूत्र नलिका। जनन मूत्र नलिका में होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहीं पर होता है, वो जो सुन लीजिए कैसे होता है। जनन मूत्र नलिका में क्या आते हैं? शुक्राणु आते हैं। कहां से आते हैं? शुक्राशय से आते हैं। शुक्राशय से स्राव होता है शुक्राणुओं का। कहां आ गए? जनन मूत्र नलिका में। देखिए, शुक्राशय का स्राव शुक्राणु होता है, जनन मूत्र नलिका में प्रवेश करेगा। उसी समय प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्रंथि का एक स्राव होता है, वो भी आएगा जनन मूत्र नलिका में। और एग्जैक्टली उसी समय काउपर ग्रंथि दिखाया था फिगर में, काउपर ग्रंथि से भी स्राव होता है, वो आता है जनन मूत्र नलिका में। और जनन मूत्र नलिका में आने के पश्चात उन सब का मिक्सअप होकर के निर्माण होता है वीर्य का। ठीक है ना? वीर्य का निर्माण होता है। और वीर्य क्या होते हैं? ये सेमी लिक्विड होते हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण भी देते हैं और प्लस उनके मूवमेंट में सहायक होते हैं। मूवमेंट उनका वीर्य में आसानी से हो जाता है। और ये जो वीर्य का निर्मित हो जाने के पश्चात शिश्न मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बाहर निकालने के पश्चात ये कहाँ जाते हैं, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए हमें हमारे साथ आपको अगला वीडियो देखना होगा ना। अगले वीडियो देखें, उसके पहले ध्यान रखिए ये पूरा जो फिगर आउट है, ये आपका जो वेब डायग्राम आप लोग जानते होंगे, राइटिंग स्किल में इंग्लिश में कहते हैं, बड़ा सिंपल आपके लिए हो जाएगा। अगर दे दिया जाए तो कैसे आप कर सकते हैं ना, सिंपल। जरा ये देखिए, वेब डायग्राम साथ साथ में एक प्रकार का ये प्रवाह जालिका भी बोलते हैं ना। फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट मतलब कहाँ चलता है, कैसे, ये किस प्रकार से आता है, इसको इस प्रकार से आप देख करके याद करके पूरा चैप्टर आसानी से लिख सकते हैं। और प्रश्न इसमें जो भी बनते हैं, हम स्पर्म कहाँ बनते हैं, आपके शुक्राणु कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वृषण बाहर क्यों होता है, कौन कौन से इसमें अंग हैं, किसके द्वारा बाहर निकलते हैं, ये प्रक्रिया आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। पर छोटा सा वीडियो आपके लिए, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बड़ा काम का है, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। इससे छोटा वीडियो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। ठीक है ना? बुक में जाएंगे पढ़ने के लिए, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ आप कैसे देखेंगे, ये वर्ड पूरा निकाल के पूरा निचोड़ है पूरी बुक का। अरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीजें कहां पर हैं, कहां पर कौन से उसमें फंक्शंस, कौन से कार्य होते हैं, इसको देखकर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है? आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले वीडियो के साथ मेरे साथ फिर आइए, आप एंजॉय कीजिए, बर्डन नहीं, बोझ मत लीजिए, एंजॉय कीजिए। पढ़ करके एंजॉय करेंगे ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने नर जननांग का देखा,
अब आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और कैसे ये काम करता है। आपने उसमें देखा होगा नर जननांग का जो वृषण होता है वह उदर गुहा के बाहर होता है, ठीक है, लेकिन मादा जननांग के पूरे सिस्टम आपके कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। अब इनमें होता क्या क्या है, सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ये दोनों तरफ ओवरी लिखा ना, ये ओवरी अंडाशय, ये दोनों तरफ एक एक अंडाशय होते हैं, एक पेयर अंडाशय ओवरी को होते हैं। अब इसी में अंडे का निर्माण होता है, इसी में अंडे का संचय होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। आपके लिए रोचक जानकारी बता दूं, एक लड़की जब पैदा होती है तो पैदा होने के साथ साथ उसके अंदर 20 से लेकर के 40 लाख तक के अंडे स्वयं निर्मित ऑलरेडी होते हैं प्रकृति के द्वारा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वृद्धि होता है अधिकांश डिंब का व्यय हो जाता है, किसमें, शारीरिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में। जब वो प्रौढ़ावस्था में आती, जब वो माने वयस्क हो जाती है, 13-14 साल में ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं, तो हर महीने, ध्यान रखना, हर महीने एक ही डिंब निकलता है। किधर आता है आपके, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में आता है। लेकिन अंडवाहक नलिका बोलते हैं उसको, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब का आगे का जो भाग है आपके हाथ के पंजे की तरह होता है, कैसे, हाथ के पंजे की तरह होता है, इसको बोलते हैं वायु कोष्टिका। अब इसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। आप एक कल्पना कीजिए, आप अपना हाथ सामने लाइए, आपका जो पंजा है वह होगा वायु कोष्टिका, उसमें अगर एक छिद्र कर दिया जाए, एक छेद कर दिया जाए, उसके द्वारा कोई पदार्थ, एक अंडे डाले जाएं, आपके हाथ में जाएंगे, पीछे ना, पीछे तरफ, आप कोहनी की तरफ। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो समझ लीजिए आपकी अंड वाहक नलिका में जा रहे हैं। अब मैं बता क्या रहा था, इसमें 20 से 40 लाख अंडे बन जाते हैं, अधिकांश खर्च हो जाते हैं, 400 लगभग अंडे बचते हैं, और हर एक महीने में सिर्फ एक ही डिंब बाहर आता है। और ध्यान रखना, एक बार लेफ्ट में आएगा तो अगले महीने में, पहले महीने में लेफ्ट तरफ आया है तो नेक्स्ट महीने में राइट में आएगा, एक महीने में एक, और बारी बारी से क्रमवार लेफ्ट राइट ये आता रहता है। जब ये अंडे अंडाशय से निकल करके वायु कोष्टिका में आते हैं, वायु कोष्टिका के छिद्र द्वारा कहाँ प्रवेश करते हैं, अंडवाहक नलिका, ये अंडवाहक नलिका में। अब अंडवाहक नलिका में रोम होते हैं, ये रोम इसको आगे की तरफ धकेलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया तो हो गई डिंब के बाहर निकलने की। अब जरा याद कीजिए, आपको बताया गया था जब वीर्य जिस्म से बाहर आता है, कहाँ, योनि मार्ग में, तो योनि मार्ग में आकर के ये भी आगे बढ़ता है। अब योनि मार्ग में आने वाले वीर्य में लगभग 10 लाख शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु आगे बढ़ करके ये अंडवाहक नलिका में ही अंडे से संयोग करते हैं। अब ध्यान देना, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, अब इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन, जो शुक्र था वो था मेल गैमेट, और जो आपका डिंब है वह फीमेल गैमेट। ये आपस में संयोग करते हैं, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहक नलिका में। अंडवाहक नलिका में संयोग करने के साथ में इनका निर्माण क्या किसका होता है, युग्मनज का, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण आपका जो है ना, जायगोट का निर्माण कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। अब उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कहाँ, यहाँ आगे बढ़कर कहाँ आते हैं, वो गर्भाशय में आते हैं। गर्भाशय में आने के साथ ही इनमें बारंबार अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया उनके विभाजन की निरंतर होती रहती है। उसी समय भ्रूण के नाभि से एक नाल बनती है, जो प्लेसेंटा बोलते हैं, नाल बोलते हैं ना, वो प्लेसेंटा का संबंध होता है मदर से, जिससे उसको पोषण मिलता है। और लगभग 9 महीने पश्चात भ्रूण का पूरा जो परिपक्व होने की अवस्था होती पूरी हो जाती है, और भ्रूण एक बच्चे के रूप में बाहर आकर के जन्म ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार से मादा जननांग में इनका निषेचन माने फलन कैसे होता है। एक पहले युग्मक निर्माण कहाँ होता है, अंडवाहिक नलिका में होता है, ठीक है ना। फलन कहाँ होता है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। याद रखिए, इनका जो फलन है, फर्टिलाइजेशन और युग्मक का निर्माण होता है ना, वो गर्भाशय में नहीं होता, वो अंडवाहिनी नलिका में ही होता है।
गर्भाशय में तो सिर्फ इनका विकास होता है, ठीक ना। बारंबार भ्रूण अवस्था में इनका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका विकास होता है। इस प्रकार से एक मनुष्य में प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे मादा जननांग। अभी तक आपने फिगर में देखा, बात समझ आई ना, फिगर में देखा आपने, उसके अंगों को देखा कहां कहां पर अंग है। अब आइए हम उसको डिटेल करते हैं। मादा जननांग आप याद रखना पूरी तरह से वह शरीर के अंतर्गत होता है। जैसे नर जननांग में जो वृषण पार्ट था वो बाहर था, ठीक ना, लेकिन मादा जननांग में पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो शरीर के अंदर होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते पहले देखिए। ये अंडाशय है, अंडाशय की एक जोड़ी, एक पेयर, मतलब दो अंडाशय, एक दाएं एक बाएं। इस अंडाशय में क्या होता है, अंडों का निर्माण होता है, डिंब, ओम्स का निर्माण होता है। याद रखिए इस अंडाशय में लड़कियों के जन्म के समय 20 से 40 लाख के ओम्स निर्मित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका शारीरिक विकास होता है ये ओम्स उनके शारीरिक विकास में व्यय होते रहते हैं। अंततः 400 लगभग 500 इतने बच जाते हैं। अब इसके बाद में जब उनकी अवस्था 14, 15, 13 साल जैसी आपके माने एटमॉस्फेयर है उसके आधार पे उनमें अवस्थाएं परिपक्व होने की अलग अलग होती है, ठीक है। जब उनकी अवस्था रजोनिवृत्ति की अवस्था जब होती है, मासिक धर्म जब दिखता है आता है, उस समय ये अंडे परिपक्व होकर के महीने में सिर्फ एक महीने में एक, अब ध्यान रखना ध्यान से, एक महीने में एक अंडे निकलते हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर पहले महीने में वो बाएं तरफ दाएं तरफ के अंडाशय में गए हैं तो अगले महीने में कहा जाएंगे, बाएं में जाएंगे, नहीं क्रमवार, एक बार दाएं एक बार बाएं तरफ निकलते हैं। तो ये अंडे जब वहां से निकलते हैं तो आते कहां है, प्रवेश कहां करते हैं, अंडवाहक नलिका में। अब अंडवाहक नलिका आप मान लीजिए ऐसे दोनों तरफ, ऐसे आपका हाथ में दिखा रहा ना, ये अंडवाहक नलिका ऐसे लगी है, नीचे अंडाशय है, ठीक है ना। अंडाशय से एक निकलेगा तो ये जो भाग है अंडवाहक नलिका का, ये वाला भाग ऐसे एकदम, इसको कहते हैं वायु कोष्ठिका। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका के बीचों बीच एक छिद्र होता है, बात समझ में, एक छिद्र होता है। जब अंडाशय से अंडे निकलेंगे, अंडाशय से अंडे निकलेंगे, इस छिद्र के माध्यम से प्रवेश करके वो अंडवाहक नलिका में प्रवेश करते हैं। और अंडवाहक नलिका में होती है रोमक, चिली, विलय। ये जो रोमक होते हैं ये अंडे को आगे, डिंब को आगे धकेलने का काम करते हैं, बात समझ में। अब आप यहीं पर रहिए, रोमक धकेलने का काम करते हैं। एग्जैक्टली उसी समय शिश्न से, शिश्न पेनिस कि जो शुक्राणु निकले हैं वीर्य के साथ में, वो योनि मार्ग के द्वारा प्रवेश करके गर्भाशय से होते हुए इन डिंब से आकर के मिलते हैं। अब ये ना ऐसे है, ये पाइप है, अंडवाहिनी है, ये थे, ठीक है। तो ये वीर्य है करोड़ों की संख्या में, लगभग 10 लाख की संख्या में ये यहाँ पर आके मिलते हैं। और सिर्फ एक ही शुक्राणु आकर के जब इसमें प्रवेश, इससे मिलन करता है, निषेचित हो जाता है इसमें, तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है, युग्मनज का। अब ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अंडे का निर्माण हो रहा है, अर्धसूत्री शुक्राणु भी आ रहे हैं, माने क्या हो रहा है, अर्धसूत्री डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, द्विगुणित समृद्ध हो रहे हैं। यहां पर आपस में मिल जाने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया में जायगोट बनाने की प्रक्रिया हो जाती है। तो जब जायगोट यहां पर बन जाता है तो ये जायगोट अभी युग्मक नहीं, युग्मनज है, ठीक है ना। ये युग्मनज इस नलिका के द्वारा प्रवेश करता है, कहां, गर्भाशय में, कहां, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आने के पश्चात भी इनका जो अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है वो बारंबार होता रहता है। उस विभाजन दौरान भ्रूण का निर्माण हो जाता है, किसका, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जानिए युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ, अंडवाहिनी नलिका में, निषेचन वहां पर हुआ उनका, ठीक है। अब आगे कहा
गर्भाशय में। गर्भाशय में आने के पश्चात में इनका निरंतर विकास होता रहता है। लगभग 9 महीने के पश्चात मानव में, हर में अलग अलग ये परास होता समय का होता है। मनुष्य में 9 महीने के बाद में ये भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित बच्चे के रूप में बाहर आता है। इस प्रकार से मनुष्य में प्रजनन की ये जो प्रक्रिया हो गई है आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब जरा देखिए एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मासिक धर्म, मासिक चक्र, ठीक ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, ये क्या होता है? अब ध्यान सुनिए, आपको मैंने बताया कि हर महीने एक डिंब का निर्माण होता है। एक बार लेफ्ट में आएगा, एक बार राइट में आएगा। अगर वो डिंब शुक्राणुओं से मिलकर के निषेचित हो जाता है, अगर निषेचित हो गया तो उसका रूपांतरण किसमें होगा है? भ्रूण में, फिर बच्चे में। ठीक है, ये काम आपका हो गया बच्चा बना। लेकिन अगर हर महीने एक डिंब आता है, हर महीने एक डिंब आता है, अगर वो डिंब आए और उसका निषेचन न हो, माने उससे शुक्राणु न मिले, तो वो जो डिंब होता है कुछ महीने पश्चात, कुछ समय पर मृत हो जाता है। ठीक है ना, मृत हो जाता है। मृत हो जाने के पश्चात इस डिंब को बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है ना, लगभग महीने के, हर महीने के 27वें 28वें दिन ये डिंब योनि मार्ग के द्वारा कुछ लालिमा लिए हुए रक्त के साथ बाहर निकलता है। इसको कहते हैं मासिक धर्म। ठीक है ना, इसमें अनिषेचित अंडे होते हैं। कौन से? अनिषेचित। अगर अंडे वो निषेचित हो जाते हैं, वो डिंब निषेचन हो जाता, जायगोट बन जाता है, तो फिर ये मासिक धर्म में नहीं आता है। ठीक है ना, अगर निषेचन नहीं हो रहा है, हर 27वें दिन या 28वें दिन ये प्रक्रिया होती है। लगभग 3 से 5 दिन तक ये प्रक्रिया, जो रक्त स्राव की प्रक्रिया होता चलती रहती है। इसमें इस प्रक्रिया को पूरे क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। इसके बारे में और डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और ऐड करके आपको बता दूंगा। ओके, इस प्रकार से आपका ये जो वीडियो था पुरुष प्रजनन का, मानव प्रजनन का, आपका पूरा हुआ। अब पुरुष प्रजनन में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, कैसे कैसे होती है। कभी निषेचन में कमी नहीं हो पाता है, कभी फैलोपियन ट्यूब में कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कभी आपके पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु नहीं होते हैं, या कभी डिंब नहीं बनते हैं। उस प्रक्रियाओं में ढेर सारी परेशानियां हैं और उसका कुछ हमारे मेडिकल साइंस के द्वारा कुछ इलाज भी है, नई पद्धतियां हैं प्रजनन की। उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ना, लेकिन आप उसके पहले ये वीडियो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।